हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसकी चर्चा की थी। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पॉलिटी हमने बताया था राज व्यवस्था, यानी यह राज्य या सरकार की संरचना के बारे में बताता है। पॉलिटिक्स राज्य की गतिविधियों के बारे में बताता है, कैसे काम करती है सरकार। और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों का अध्ययन करने वाला विषय है। कैसे राज्य की संरचना निर्मित होती है, राज्य की गतिविधियां कैसे चलाई जाती हैं, यानी राज्य के अधीन कैसे सरकारें बनती हैं, सरकारें कैसे चलाई जाती हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, अध्ययन करने वाला विषय पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। ये बातें कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, इसका अध्ययन कर लिया था। अब इसी डिस्कशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, यह राज्य की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है, अब हम लोग स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है राजनीति, और राज्य की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय क्षेत्र ये राजनीति विज्ञान है। तो अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो राज्य क्या है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है, स्टेट किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग राज्य के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, राज्य के सिद्धांत क्या होते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि राज्य कहते किसे हैं, क्योंकि राज्य, राष्ट्र, देश, हम लोग एक ही भौगोलिक इकाई के लिए, एक ही क्षेत्र के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम भारत को राज्य भी कहते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पर, हम भारत को राष्ट्र भी कहते हैं, हम भारत को अपना प्यारा देश भी कहते हैं। तो इस तरीके से एक ही भाव के लिए ये तीन तीन अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राज्य शब्द का प्रयोग हम व्यवहार में प्रांतों के लिए भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं भारत में 28 राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो अब यहाँ पर राज्य का क्या अर्थ हो गया, राज्य का क्या मतलब हो गया, तो राज्य के विषय में समझ विकसित करते हैं, फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो चलो देखो, राज्य के विषय में अध्ययन से शुरुआत करते हैं। तो राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है। देखो, राज्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं। पहले तो ये समझो, इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है। प्रयोग दो अर्थों में होता है। कौन कौन से दो अर्थों में प्रयोग होता है? देखो, पहला होता है हम जब सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करते हैं, हम जब कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, एक तो वह अप्रोच है, और दूसरा है हम जब व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब हम संकल्पना के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में या अवधारणा के रूप में जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो राज्य का क्या अर्थ होता है, और व्यवहार में हम लोग जब प्रचलन में, सामान्य बोलचाल में हम लोग जब राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो राज्य शब्द का क्या अर्थ होता है। पहले तो ये बात समझो। देखो, जब हम लोग संकल्पना के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो संकल्पना के रूप में राज्य का अर्थ होता है किसी राष्ट्र, किसी देश के संदर्भ में या राष्ट्र के संदर्भ में। अभी उसको चर्चा करेंगे, अभी तो ऐसे सामान्य रूप से समझो। किसी देश के संदर्भ में हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत को राज्य भी कहते हैं, भारत को देश भी कहते हैं, भारत को राष्ट्र भी कहते हैं। अब अंतर है, अभी आगे क्लियर करेंगे, अभी तो इसे समझो कि भारत के संदर्भ में हम अमेरिका इत्यादि, इस तरीके से। तो जहाँ भी कहीं कहीं कॉन्सेप्ट के रूप में हम किसी
भूभाग को प्रयोग करते हैं, देश को प्रयोग करते हैं, तो उसे राज्य भी लिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा गया कि आर्टिकल 14 कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलता है, सबको समानता का अधिकार मिलता है। तो सबको राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी के लिए लिख दिया कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा वो एक अलग बात है, किससे किससे वो सब आगे पढ़ेंगे, बताएंगे। इससे वंचित नहीं किया जाएगा। हमारा फोकस यहाँ क्या है, भारत राज्य के भीतर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, भारत राज्य के भीतर। तो आर्टिकल 14 देखो, जैसे आर्टिकल 14 ने भारत को क्या लिखा, आर्टिकल 14 ने भारत को राज्य लिखा कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत को क्या लिख रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को राज्य लिख रहा है, राज्य लिख रहा है। आर्टिकल 14 का एग्जाम्पल देखो। अब वही दूसरा व्यावहारिक प्रयोग देखो, व्यावहारिक प्रयोग देखो। आर्टिकल 1 ये कहता है, ये तो मैंने आर्टिकल 14 का एग्जाम्पल दिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, अभी उतना पेन मत लेना, आगे पढ़ेंगे अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है समानता का अधिकार, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ना होता है। पॉलिटिकल साइंस में पूरी पॉलिटी है, जीएस का पूरा हिस्सा है। तो व्यवहार में हम लोग कहते हैं, व्यवहार में किसी प्रांत के संदर्भ में, किसी प्रांत के संदर्भ में, प्रांत के संदर्भ में, प्रांत के संदर्भ का मतलब क्या होता है, हर देश प्रांतीय इकाइयों से मिलकर बनता है, प्रांतों से मिलकर बनता है, उस प्रांत को भी राज्य कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं अमेरिका में कितने राज्य हैं, तो इसका मतलब है हम पूछना चाह रहे हैं कितने प्रांत हैं, तो आप कहते हैं 50 हैं। हम कहते हैं भारत में कितने राज्य हैं, तो फिर आप भारत में कितने राज्य हैं आप बताते हो, 28 हैं, उससे कुछ समय पहले 29 थे, तो घट बढ़ रहे हैं, तो आगे फिर बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, बाद में स्टेटहुड दे दिया जाएगा, कहा गया है। तो हम व्यवहार में किसी प्रांत के संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो अब यहाँ प्रांतों, यहाँ राज्य का मतलब क्या है, यहाँ राज्य का मतलब क्या है कि आर्टिकल 1 कहना चाहता है कि भारत में बहुत सारे राज्य होंगे, उन्हीं राज्यों को मिला करके भारत बनेगा। यही कह रहा है कि बहुत सारे राज्य होंगे, उन्हीं राज्यों को मिलाकर भारत बनेगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। तो अब देखो आर्टिकल 1 में जिस राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रांत के संदर्भ में किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट प्रांत के संदर्भ में किया गया है। तो अब देखो दो अलग अलग हम लोगों ने बातें पढ़ ली कि अगर हम लोग संकल्पना के रूप में, अवधारणा के रूप में या सिद्धांत के रूप में समझो, अगर प्रयोग करना चाहें राज्य शब्द का प्रयोग, तो सैद्धांतिक तौर पर किसी देश को राज्य कहते हैं। ये एक सैद्धांतिक स्वरूप है, ये सैद्धांतिक स्वरूप है। और व्यावहारिक स्वरूप क्या है, व्यावहारिक स्वरूप है कि किसी प्रांत को राज्य कहते हैं, किसी प्रांत को राज्य कहते हैं। तो सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल, तो हम लोगों ने दो एस्पेक्ट समझ लिए, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये दो अलग अलग डायमेंशन समझे। तो राज्य शब्द का प्रयोग इन दो अलग अलग डायमेंशन में होता है, इन दो अलग अलग संदर्भों में होता है। अब आप कहेंगे कि सर पता कैसे लगाएंगे कि राज्य शब्द का प्रयोग कब किस संदर्भ में किया गया है। देखो जहाँ पर भाषा लिखी गई होती है उस भाषा को पढ़कर निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी है, इतनी अकल तो दी है कि हम निष्कर्ष निकाल सकें। तो जैसे आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो इतनी अकल तो हमारी अब कहेगी ही
यहाँ राज्य का मतलब प्रांतीय इकाइयां हैं, भारत के जो राज्य हैं वो हैं। आर्टिकल 14 जब कहता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, तो अब भारत राज्य क्षेत्र के भीतर तो हमारी अकल इतनी तो है ही है, इतनी समझ तो होगी ही, सामान्य समझ। हालांकि कॉमन सेंस इज कॉमन बट रेयर, लेकिन ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। तो अब इस कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे तो आर्टिकल 14 की भाषा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई, भारत आर्टिकल 14 में राज्य शब्द का प्रयोग देश के संदर्भ में किया गया है, भारत के संदर्भ में किया गया है, प्रांतों के संदर्भ में नहीं किया गया है, स्टेट के संदर्भ में नहीं किया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो तो भारत में कितने राज्य हैं और भारत खुद राज्य है, ये बातें क्लियर हो गई। अब व्यवहार में राज्य शब्द का प्रयोग कोई समस्या पैदा नहीं करता। हम आपसे पूछते हैं भारत में कितने राज्य हैं या कितने प्रांत हैं, आप बता देते हो। अमेरिका में कितने राज्य हैं, कितने प्रांत हैं, आप बता देते हो। अब जब संकल्पना के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में, अवधारणा के रूप में, सैद्धांतिक रूप में, किसी भी नाम को लिख सकते हो यहाँ पर आप, जब सैद्धांतिक स्वरूप में, कॉन्सेप्चुअल स्वरूप में, अवधारणात्मक रूप में, तो ऐसी दशा में अगर हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस राज्य का अर्थ क्या होता है, इसे कंसेप्चुअलाइज किया गया है, इसे कंसेप्चुअलाइज किया गया है। तो राज्य को किस तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया गया है, राज्य की अवधारणा का किस तरीके से विकास किया गया है, हम लोग इसी बात को यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि राज्य का अर्थ क्या होता है। अब देखो राज्य विकसित कैसे हुए हैं, छोटे छोटे एक सामान्य दशा में समझो, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखो पहले जब मानव समाज था तो व्यक्ति पहले अकेले रहता था, यायावर जीवन व्यतीत करता था। एकदम प्राचीन समय से समझो, जब मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य धीरे धीरे पहले जंगलों में घूमता फिरता जीवन व्यतीत करता था, ऐसा माना जाता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति समूहों में इकट्ठा होने लगा, समूह बनने लगे। जब मनुष्य धीरे धीरे समूहों में इकट्ठा होने लगा तो उस समूह का एक मुखिया होता था, यानी एक तरीके से कबीला होता था, कबीले का एक सरदार होता था। तो समूह यानी एक कबीले वाली व्यवस्था जन्म लेने लगी। तो व्यक्ति जब समूहों में संगठित होने लगा, समूहों में व्यवस्थित होने लगा, तो कबीलाई संस्कृति का विकास हुआ, कबीले जन्म लेने लगे। उस कबीले से फिर आगे बढ़े तो तमाम नदी घाटी सभ्यताएं और नदी घाटी सभ्यताओं के इर्द गिर्द राज्यों का विकास होने लगा। इसी कबीली संस्कृति से, इसी जो प्राच्य राज्य थे, ओरिएंटल स्टेट कहते हैं, यानी नदी घाटी सभ्यताओं के इर्द गिर्द जो बसने वाले राज्य थे, यानी मनुष्य ने समूहों के महत्व को पहचान करके धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से संगठित होना शुरू कर दिया। और संगठित होना शुरू कर दिया तो इसी समूह से समाज बना, समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो व्यक्ति से समूह बना, व्यक्ति ने पहले समूह बनाया, समूह में एक सरदार बनाया, मुखिया बनाया, फिर बड़ा समाज बना, और जब बड़ा समाज बन गया तो इस समाज को चलाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य की संकल्पना अस्तित्व में आई। कैसे आई देखो, समूह बना, समूह से फिर ये माना जाता है कि आधुनिक परिवेश में हम जिस राज्य की संकल्पना के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, राज्य की इस संकल्पना का व्यवस्थित विकास यूरोपीय देशों से प्रारंभ हुआ। और सबसे पहले यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य बनने लगे। नगर राज्य, राज्य नहीं थे, सिटी स्टेट थे। सिटी स्टेट का मतलब राज्य इतने छोटे थे जैसे शहर, राज्य इतने छोटे थे जैसे शहर। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, जनसंख्या बहुत सीमित हुआ करती थी। तो नगर राज्य बने, और यही नगर राज्य से ही, नगर राज्य की गतिविधियों को चलाने के लिए ही राजनीति की संकल्पना का विकास शुरू होने लगा। यही सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, इसी यूनानी क्षेत्र में, ये यूनान से शुरुआत हुई, यूरोप का देश,
और यूनान से शुरुआत हुई, यहीं से राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई और यहीं से राज्य के विषय में चिंतन प्रारंभ हुआ। कैसे, वो हम लोग आगे चिंतन वाले उस सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी तो राज्य कैसे विकसित हुआ, फिर नगर राज्य विकसित हुआ। यूनान में नगर राज्य में विकास भी हुआ, नगर राज्य की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए प्लेटो आदि ने अपना चिंतन भी दिया, लेकिन धीरे धीरे यूनान में तमाम तरीके की हिंसा और संघर्ष जन्म लेने लगा और यूनान की सभ्यता खत्म हो गई। यानी यूनान का जो राज्य था वो अस्त व्यस्त हो गया। और यूनान के बाद फिर रोम की सभ्यता विकसित हुई, हम लोग जानते हैं। फिर रोम में भी इसी तरीके से रोम का साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। और फिर जब रोम के साम्राज्य का भी पतन हो गया, क्योंकि रोम भी एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा यूरोप में, जब रोम के साम्राज्य का भी पतन हो गया तो सबको लगा कि भाई एक राजा के हाथ में जो सारी शक्ति दे दी जा रही है ये लग रहा है ठीक नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि राजा तो था साम्राज्य में, लेकिन शक्तियाँ सामंतों के हाथों में, जागीरदारों के हाथों में, जमींदारों के हाथों में, धार्मिक नेताओं यानी पोप के हाथों में, इन सब के हाथों में सत्ता जाने लगी। और इस तरीके से यहीं से मध्यकालीन परिवेश जन्म लेता है। और उस मध्यकालीन परिवेश में जो मध्यकालीन राज्य की संकल्पना जन्म ली, जिसमें सामंती राज्य और अन्य प्रकार के जमींदारी वाले राज्य, इस प्रकार साम्राज्यवादी व्यवस्था, इन सब ने जन्म लिया। जब ये 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, लंबे समय तक ये सामंती राज्य बना रहा, यानी सामंतों, जागीरदारों, जमींदारों, इन सब की व्यवस्था, पोप की सत्ता, इन सब की व्यवस्था से सरकार चलती रही, तो बाद में ये इन लोगों को लगा कि में भी गड़बड़ है। क्योंकि भाई सामंतों की व्यवस्था है, फ्यूडल स्टेट है, तो जाहिर सी बात है लोगों के अधिकारों का दमन होगा, अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा। जब यहाँ पर गड़बड़ियाँ पैदा हो गई तो ये भी व्यवस्था नष्ट हो गई। और जब ये व्यवस्था नष्ट हो गई तो इस व्यवस्था के नष्ट होने पर 15वीं 16वीं शताब्दी से यूरोप में ही, ये सारा डेवलपमेंट यूरोप के ही विषय में पढ़ रहे हैं क्योंकि व्यवस्थित विकास यूरोप में ही हुआ है, तो यहाँ से फिर आगे चलकर राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय हो गया। यानी आधुनिक राज्य की अवधारणा का उदय हो गया 15वीं 16वीं शताब्दी से, 15th और 16th सेंचुरी से धीरे धीरे इस तरीके से आधुनिक राज्य की संकल्पना का उदय होना शुरू हो गया। कैसे आधुनिक राज्य की संकल्पना का उदय शुरू हो गया? सामंती व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, पोप की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलनों ने किसी को भाषा के आधार पर संगठित किया, किसी को रेस के आधार पर संगठित किया और इस तरीके से अलग अलग, किसी को क्षेत्रीयता के आधार पर संगठित किया। अलग अलग तरीके से लोग संगठित होने लगे और फिर नए किस्म के देश का जन्म हुआ, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस। तो इस तरीके से नए नए राष्ट्रों का उदय होना प्रारंभ हो गया। तो आधुनिक राष्ट्र का जो विकास है, राष्ट्र राज्य जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं, वो इसी रूप में विकसित हुआ है। इसी तरीके से आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना का उदय हुआ है। तो ये विकास का क्रम रहा है। लेकिन अब इस विकास के क्रम में देखो, यूनान से ही राज्य शब्द का प्रयोग शुरू हो गया, स्टेट शब्द का प्रयोग शुरू हो गया कि राज्य इतने छोटे थे जैसे नगर, और यहीं से राज्य की गतिविधियों का अध्ययन, राज्य के विषय में प्लेटो का चिंतन, एरिस्टोटल का चिंतन, और एरिस्टोटल को तो राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यहीं से, यूनान से ही राजनीति के चिंतन की धारा निर्मित हुई और ये धारा व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ती चली गई। इसलिए राजनीति विज्ञान का एक व्यवस्थित अध्ययन की शाखा के रूप में जन्म हुआ और राज्य के अध्ययन के विषय में भी एक व्यवस्थित अध्ययन करने की श्रृंखला शुरू हुई। तो अब देखो, ये तो एक विकास क्रम था जो हमने आपको समझाया। तो अब जब आधुनिक राष्ट्र राज्य उदय हो गए तो हम लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं, आधुनिक राज्य की संकल्पना के युग में रह रहे हैं। तो हमें यह जानना चाहिए कि आधुनिक राज्य का अर्थ क्या है, क्योंकि राज्य की गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है, हमने पढ़ा है। तो अब देखो, हम लोग राज्य के विषय में चर्चा करते हैं, स्टेट के विषय में चर्चा करते हैं।
अब यहाँ पर राज्य की अवधारणा में, अब यहाँ पर राज्य की अवधारणा में हम लोग कंसेप्ट के रूप में, अवधारणा के रूप में, सिद्धांत के रूप में राज्य की चर्चा कर रहे हैं, राज्य के विषय में अध्ययन कर रहे हैं कि राज्य किसे कहते हैं। अब जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जैसे प्री में तो आता है, तो हम लोग तो यहाँ मेन एग्जामिनेशन वाली चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में भी, इंटरव्यू में भी स्टेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग जब स्टेट के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो स्टेट एक ऐसे भूभाग को कहते हैं, एक ऐसा निश्चित भूभाग, एक ऐसा भूभाग, भौगोलिक क्षेत्र जिसकी निश्चित सीमा हो, निश्चित भूभाग हो। निश्चित भूभाग हो इसका मतलब ये है कि हमें पता हो कि हमारा दायरा कहाँ तक है, हमारी सीमा कहाँ तक है, हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक है, इस बात की हमें जानकारी हो, इसकी हमें जानकारी हो। तो इस भूभाग निश्चित होना चाहिए, यानी सीमाएं निश्चित होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, हमें दायरा पता होना चाहिए कि हमारा दायरा कहाँ तक होगा। निश्चित भूभाग हो, उस भूभाग में कुछ लोग रहते हों, लोगों का रहना जरूरी है, यानी जनसंख्या निवास करती हो, कितनी कुछ भी हो लेकिन जनसंख्या निवास करती हो। उस जनसंख्या के लिए एक सरकार हो, क्योंकि लोग होंगे, लोगों की समस्याएं होंगी, लोगों की ज़रूरतें होंगी, तो लोगों की समस्याओं और ज़रूरतों का समाधान करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, और इस सरकार के पास निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति यानी संप्रभु शक्ति होनी चाहिए। सरकार के पास निर्णय लेने की संप्रभु शक्ति होनी चाहिए या संप्रभुता होनी चाहिए। तो जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में ये चार तत्व पाए जाते हैं, तो हम ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं आज के संदर्भ में। यही संकल्पना राज्य के रूप में स्वीकार कर ली गई है। आधुनिक राज्य की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब यूरोप में मैकियावेली चिंतक के रूप में उभरा, इटली का विचारक था, तो मैकियावेली के चिंतन से ही पहली बार राज्य की अवधारणा का विकास माना जाता है आधुनिक संदर्भों में। और आधुनिक संदर्भों में हम लोग राज्य को इसी रूप में डिफाइन करते हैं। क्यों राज्य में ये चार तत्व शामिल होते हैं? क्योंकि देखो, अगर हमने अभी बताया कि व्यक्ति ने समाज का विकास किया, अब अगर व्यक्ति ने मिल करके समाज का विकास किया, तो इस समाज की ज़रूरतें होंगी, इस समाज की समस्याएं होंगी, इस समाज की समस्याओं को समाधान करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक इकाई बनानी पड़ेगी, और वो इकाई कहलाती है सरकार। सरकार। और वाटकिंस पहले ऐसे चिंतक थे जिन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास संप्रभुता नहीं होगी, तो सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाएगी, सरकार लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं पाएगी। इसलिए सरकार के पास संप्रभु शक्ति होनी चाहिए। तभी संप्रभु शक्ति का मतलब है वो बिना किसी दबाव के निर्णय ले सके, बिना किसी दबाव के निर्णय ले सके, बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय ले सके लोगों के लिए। तो इस तरीके से एक सरकार की रचना आवश्यक हो जाती है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब व्यक्ति, समाज, सरकार बनेगी कहाँ? बनेगी कहाँ? आसमान में तो बनेगी नहीं, आसमान में तो बनेगी नहीं, जमीन पर ही बनेगी। तो जमीन को क्या कहेंगे? भूभाग कहेंगे, यानी किसी भूमि पर बनेगा, किसी भूमि पर बनेगा। तो देखो, हो गया राज्य, हो गई राज्य की अवधारणा। कैसे? व्यक्ति मिलकर के समाज की रचना करते हैं। अब व्यक्ति जब मिल करके समाज की रचना करते हैं, तो उस समाज की समस्याएं होंगी, जरूरतें होंगी, उनको पूरा करने के लिए एक इकाई होनी चाहिए। समाज एक इकाई बना लेता है, उसी इकाई को कहते हैं सरकार। सरकार समाज के लिए समस्या का समाधान करे, जरूरत को पूरा करे, उसके लिए सरकार को दे देते हैं निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। बिना दबाव के सरकार काम करे तो संप्रभु शक्ति दे देते हैं। और ये सब कुछ किसी न किसी भूमि पर संपन्न होगा। जिस भूमि पर संपन्न होगा, उस भूमि को एक राज्य का नाम दिया जाएगा, तो राज्य होगा। इस तरीके से गार्नर, एक राजनीतिक चिंतक है, गार्नर ने राज्य की जो परिभाषा दी,
इसी को मॉन्टविडियो कन्वेंशन के अंतर्गत 1933 में स्वीकार कर लिया गया। 1928 में गार्नर ने परिभाषा दी थी। 1933 में इस परिभाषा को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के जरिए स्वीकार कर लिया गया। यूरुग्वे में कन्वेंशन हुआ, स्वीकार कर लिया गया, और राज्य की आज यही परिभाषा हर जगह मान्य होती है, यही परिभाषा मान्य होती है। तो देखो, ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। ये तो प्री वाली बात हो गई। मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से थोड़ी सी इसको लैंग्वेज में लिखो, राज्य का क्या अर्थ होता है इसे लिखो, फिर राज्य को और स्पष्ट करते हैं। पहले लिखना, राज्य के लिए लिखना, लिखो राज्य, लिखना राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो संख्या में चाहे अधिक हो या कम, जो संख्या में चाहे अधिक हो या कम, जो संख्या में चाहे अधिक हो या कम, किंतु एक निश्चित भूभाग पर बसा हो, किंतु एक निश्चित भूभाग पर बसा हो, एक निश्चित भूभाग पर बसा हो, और किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त हो, और किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त हो, किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त हो, और उसमें एक ऐसी सरकार हो, और उसमें एक ऐसी सरकार हो, और उसमें एक ऐसी सरकार हो जिसके आदेश का पालन करने के लिए, उसमें एक ऐसी सरकार हो जिसके आदेश का पालन करने के लिए वहां के सभी निवासी, वहां के सभी निवासी अभ्यस्त हों, वहां के सभी निवासी अभ्यस्त हों। राज्य की यह परिभाषा गार्नर द्वारा गार्नर द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में दी गई। किनारे हो जाता हूँ, लिख लो। राज्य की यह परिभाषा गार्नर द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में दी गई। 1928 की है, समय तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपके लिए, बस रेफरेंस के तौर पर मैंने बता दिया। 1928 में दी गई। यही परिभाषा आज सर्वमान्य है। यही परिभाषा आज सर्वमान्य है। इसे 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में
इसे 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में राज्य की सबसे मान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राज्य की सबसे मान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राज्य की सबसे मान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार राज्य के निम्नलिखित 4 तत्व होते हैं। अब ये लिख लेना। इस प्रकार राज्य के निम्नलिखित 4 तत्व होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। अब देखो, ये राज्य हो गया। राज्य हमने आपको समझा दिया। अब दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है, अभी हमने चर्चा के दौरान कहा कि देखो, राज्य नगर राज्य थे, यानी राज्य इतने छोटे थे जैसे नगर, जैसे शहर। अब राष्ट्र राज्य की अवधारणा जन्म ले गई, नेशन स्टेट की अवधारणा ने जन्म ले लिया। अब इसके आगे स्टेट नेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, राष्ट्र राज्य क्या होता है ये समझने के लिए पहले हम लोग राष्ट्र पढ़ते हैं। ये राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है, राष्ट्र किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं। देखो, नेशन एक तरीके से सांस्कृतिक स्वरूप है, सांस्कृतिक अवधारणा है। राज्य तो हमने एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में अध्ययन किया, राजनीतिक या विधिक अवधारणा के रूप में हमने अध्ययन किया। राष्ट्र की संकल्पना एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में उत्पन्न होती है। कैसे, अब इसको समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है, राष्ट्र एक भावना के अधीन बनता है। देखो, राज्य में कोई भावना नहीं है। अभी देखो, ये हमने भूभाग हो गया, लोग हो गए, सरकार हो गई, संप्रभुता की शक्ति हो गई, हमने किसी भावना के तत्व को इसमें शामिल नहीं किया ना, कोई भावना का तत्व हमने शामिल नहीं किया। लेकिन जब हम राष्ट्र की संकल्पना पढ़ते हैं, नेशन की संकल्पना पढ़ते हैं, तो नेशन की संकल्पना भावना प्रधान होती है, भावना प्रधान है। अब कैसी भावना प्रधान संकल्पना है, कौन सी भावना होती है? यहाँ भावना होती है राष्ट्रीयता की, नेशनैलिटी की भावना। राष्ट्रीयता की भावना, नेशनैलिटी की भावना के आधार पर जो संगठित समूह होता है, वो संगठित समूह एक जगह भी हो सकता है, बिखरा हुआ भी हो सकता है, उस सब को हम एक राष्ट्र कहते हैं, एक राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र एक निश्चित भूभाग पर भी हो सकता है और बिना निश्चित भूभाग के भी हो सकता है। कैसे, अभी समझा रहे हो, उतना टेक्निकल में बाद में जाएंगे, पहले सरल तरीके से समझो। देखो, राष्ट्रीयता की भावना होती है। राष्ट्रीयता की भावना का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयता की भावना का मतलब होता है कि जहाँ हम भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं। तो किसी भी आधार पर जो भावनात्मक जुड़ाव का साधन बन सकता है, हम एकजुट हो जाते हैं, हम इकट्ठा हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक समूह में रहने लगते हैं। तो हमारी ये जो भावना है, जो हमें भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, किसी के आधार पर भी एकजुट कर रही है, एक समूह में बना रही है, इसी भावना को राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं, नेशनैलिटी की भावना कहते हैं। और इसी भावना के आधार पर जो समूह इकट्ठा होता है, इसी भावना के आधार पर जो इकाई बनती है, उस इकाई को राष्ट्र कहते हैं।
तो राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर बनी हुई इकाई राष्ट्र है। जैसे देखो, भारत तो राज्य है ही, भारत तो राज्य है ही। अब भारत राज्य के साथ साथ राष्ट्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्रीयता की भावना है। कौन सी? भारतीय होने की भावना, भारतीय होने की भावना। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। हमारे सैनिक चाहे वो किसी भी प्रदेश से आ रहे हों, मणिपुर से आ रहे हों, गुजरात से आ रहे हों, तमिलनाडु से आ रहे हों, जम्मू कश्मीर से आ रहे हों, देश के किसी कोने से आ रहे हों, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। किसके लिए? भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए। हमने भारत की कल्पना कैसे की? हमने भारत की कल्पना एक माँ के रूप में की। हमने अपने देश की कल्पना कैसे की? हमने अपने देश की कल्पना एक माँ के रूप में की, जिससे कि इस पूरे देश के प्रति हमारा जुड़ाव हो सके, हमारा जुड़ाव हो सके, हमारी एक पहचान बन सके। ये जो हमारी एकजुटता होती है, ये जो हमारा समूह होता है, हमारी एकजुटता होती है, ये हमारी एक पहचान होती है, ये हमारी एक पहचान होती है। जैसे भारतीयता क्या है? हमारी पहचान है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ तो धर्म अलग अलग हैं, अलग धर्म हैं, अलग जाति है, अलग पंथ हैं, अलग भाषा है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो सब अलग अलग है, लेकिन सब अलग अलग है फिर भी तो हम एक हैं, और हमने एक होने का परिचय दिया है, हमने एक होने का समय समय पर परिचय दिया है। भारत के ऊपर कोई भी संकट हो जाता है, कोई भी संकट आ जाता है, देश के कोने का प्रत्येक व्यक्ति उस संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। चीन हमारी सीमा पर आंख तरेरे करता है, अक्सर हिमाकत करता है चीन। कभी तवांग में, अभी देखो पिछले महीने तवांग में, इसके पहले 2020 में लद्दाख में, फिर उससे पहले 2017 में डोकलाम में। तो वो तो उसकी आदत है गड़बड़ करना चीन की। लेकिन जब चीन गड़बड़ करता है तो आपका खून यहाँ से बैठे बैठे खौलने लगता है कि अच्छा, इतनी हिमाकत कि वो मेरी सीमा पर अतिक्रमण करता है। जब आप में ये भावनात्मक रोष आता है, यही भावनात्मक रोष है जो आपको राष्ट्रीयता में बांध लेता है। पाकिस्तान से मैच हो जाए, क्रिकेट मैच हो जाए, तो सारा काम छोड़ करके आप चले जाते हैं कि सर मैच होने वाला है। अब ऐसा नहीं, क्रिकेट प्रेम नहीं है, ये राष्ट्रीयता की भावना का प्रेम है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे पिद्दी से देश से हम अपने देश को हारते हुए देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये हमारा चिर प्रतिद्वंदी रहा है, हमने नहीं बनाया है, वो खुद बना है। हमने तो भाईचारे की भावना निभाई आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद भी हमने उसे पैसा दिया, ले अपना विकास भी कर ले। लेकिन इसके बावजूद भी वो बार बार हमसे युद्ध करता रहा, बार बार हमसे लड़ता रहा। तो चिर प्रतिद्वंदी वो जानबूझकर हमसे बन गया, और जब चिर प्रतिद्वंदी बन गया तो ऐसे प्रतिद्वंदी से हम अपने देश के खिलाड़ियों को हारते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए ये राष्ट्रीयता की भावना है कि आपको भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने के लिए आपको प्रेरित कर देती है। वेस्ट इंडीज के साथ हो जाए तो वो भावना नहीं आती क्रिकेट मैच देखने की, साउथ अफ्रीका के साथ हो जाए तो वो भावना नहीं आती क्रिकेट मैच देखने की, पाकिस्तान के साथ हो जाए तो देखो आपको लगता है कि मैच तो देखना है किसी भी कीमत पर, और मैच देखना है तो भारत को जिताना है। अब यहीं से बैठे बैठे जिता रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना बॉलिंग कर रहे हैं, ना फील्डिंग कर रहे हैं। भावनात्मक उबाल है ये, भावनात्मक प्रवाह है ये। क्यों है भावनात्मक प्रवाह? क्योंकि हम एक राष्ट्रीयता की डोर में बंधे हैं, एक राष्ट्रीयता की भावना में बंधे हैं, और राष्ट्रीयता की इस भावना को बांधने के लिए हमने क्या किया है? हमने अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा दी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो विविधता है ना, धर्म अलग, जाति अलग, पंथ अलग, भाषा अलग, संस्कृति अलग। तो अब इतने लोगों को एक डोर में बांधे कैसे? तो मातृभूमि को हमने माँ की संज्ञा दी है, देश को हमने माँ की संज्ञा दी है। स्वाभाविक सी बात है कि ये एक डोर है जो हम सबको राष्ट्रीयता की डोर में बांध लेती, और यही भावना हमें राष्ट्र के रूप में निर्मित। तो राष्ट्र राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित होने वाली इकाई है। राष्ट्र
राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित होने वाली इकाई है। यानी जैसे भारत है तो भारत राज्य भी है और भारत राष्ट्र भी है, क्योंकि हम यह राज्य के रूप में तो मौजूद है ही, लेकिन हम यहाँ राष्ट्र के रूप में भी हैं। क्योंकि राष्ट्र के रूप में इसलिए हैं क्योंकि हमारी भावनात्मक विशेषता है राष्ट्र के रूप में भारत माँ के प्रति, भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के प्रति, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के प्रति। यही भावना हमारी भारत को राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट कर दे। तो भारत एक राष्ट्र भी है। लेकिन देखो, अब थोड़ा सा और गहराई में ले जा रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, वरना गड्ढमड्ढ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब राष्ट्र की संकल्पना विकसित की गई, यानी राष्ट्रीयता की भावना विकसित की गई, ध्यान से सुनना अब जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये परिभाषा हो गई जो मैंने बताया कि भारत राज्य भी है, और जब इस राज्य में राष्ट्रीयता की भावना जुड़ गई तो भारत राष्ट्र बन गया। राष्ट्रीयता की भावना जुड़ गई तो राष्ट्र बन गया। लेकिन ये एक बड़ी सिंप्लीफाई रूप है, दूसरा रूप है। लेकिन देखो, राष्ट्रीयता की भावना तो उन लोगों के पास भी है जिनका अपना राष्ट्र नहीं है, उनके पास भी तो है। अब आप पूछोगे ये कैसे है सर? देखो, इजराइल कब बना? इजराइल 1948 में बना। इजराइल में कौन लोग रहते हैं? ज्यूज लोग रहते हैं। इजरायली कह लो, ज्यूज जाने दो, इजरायली लोग रहते हैं, यही ना? इजराइल में ज्यूज लोग रहते हैं। लेकिन 1948 में बना इजराइल। इससे पहले क्या ज्यूज लोग नहीं थे? और अगर थे तो इजराइल बना कैसे? इससे पहले भी ज्यूज थे, इससे पहले भी ज्यूज थे, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए थे, और वो चाह रहे थे कि हम सब इकट्ठे होकर अपने लिए एक राज्य भी बना लें, एक राज्य भी बना लें। तो जो ज्यूज के अलग अलग समूह थे, ज्यूज का एक समूह एक देश में, ज्यूज का दूसरा समूह दूसरे देश में, ज्यूज का तीसरा समूह चौथे देश में, ज्यूज का पांचवा समूह पांचवें देश में, तो ज्यूज के जो अलग अलग ये समूह थे, ज्यूज के ये सारे समूह एक राष्ट्र के रूप में संगठित थे। ये भी एक राष्ट्र, ये सब एक राष्ट्र के रूप में संगठित थे, ये सब अलग अलग देश में, लेकिन सब इसी बात के लिए प्रयास कर रहे थे कि काश हमारा एक देश होता, काश हमारा एक राज्य होता। क्योंकि राष्ट्र के समूह के रूप में तो हम लोग ही हैं जगह जगह, लेकिन अपना एक देश कहने वाला नहीं है कि ज्यूज का एक देश होता। तो 1948 में वो समय आ गया और इजराइल देश के रूप में बन गया, राज्य के रूप में बन गया। सारे ज्यूज इकट्ठे होकर के यहीं आ गए। विदेशों में अब भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका एक राज्य, एक राष्ट्र कहने के लिए हो गया। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है कहने के लिए ये एक स्टेट हो गया। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि राष्ट्र कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्र और राज्य, राज्य क्या होता है? एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य और राष्ट्र की बाउंड्री कोएग्जिस्ट नहीं करती, एक साथ नहीं होती। जैसे भारत में तो राष्ट्र और राज्य एक ही है, भारत में राष्ट्र और राज्य एक ही है, बाउंड्री कोएग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जैसे 1948 से पहले ज्यूज राष्ट्र के रूप में थे, क्योंकि राष्ट्रीयता के आधार पर, नेशनैलिटी के आधार पर, ज्यूज होने की भावना के आधार पर अलग अलग समूहों में इकट्ठा थे, लेकिन वे एक राज्य के रूप में संगठित नहीं थे। 1948 में वो पहली बार राज्य के रूप में संगठित हुए, पहली बार हुए। ऐसे ही आज कुर्द लोग हैं, कुर्द लोग हैं जो देश के अलग अलग भागों में फैले हुए हैं, इराक में, ईरान में, तुर्की में,
इन सब क्षेत्रों में फैले हुए हैं अलग अलग। वो अपने आप को एक दूसरे से कनेक्टेड मानते हैं। ये जात एक रेस है कुर्द की, और वो चाहते हैं कि हम अपने लिए मिलके एक अलग देश बना लें, लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि वो स्थिति अभी उनको नहीं मिल पाई। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल जाती है। जैसे देखो, इजरायली के लिए, ज्यूज़ के लिए मिल गई तो 1948 में बन गया। इसी तरीके से उज्बेक लोगों के लिए उज्बेकिस्तान बन गया, कजाक लोगों के लिए कजाकिस्तान बन गया। तो अलग, कभी कभी अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग एक देश बन गया, तो वो राज्य और राष्ट्र के रूप में संगठित हो गए। तो राष्ट्र की अवधारणा एक सांस्कृतिक या एक भावनात्मक अवधारणा के रूप में जन्म लेती है, वो एक भौगोलिक अवधारणा के रूप में जन्म नहीं लेती, एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में जन्म नहीं लेती। जबकि राज्य के लिए भूगोल का होना जरूरी है, निश्चित भूभाग होना जरूरी है, भूगोल का होना जरूरी है। राष्ट्र के लिए भूगोल मायने नहीं रखता। राज्य के लिए एक कल्चर से अटैचमेंट, एक धर्म से अटैचमेंट, एक विशेषता से अटैचमेंट मायने रखता है। वो राष्ट्र के रूप में लोगों को संगठित कर देता है, राष्ट्र के रूप में लोगों को संगठित कर देता है। ये सारी बातें हो गई। अब देखो, भारत राष्ट्र भी है, पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। जब ये सब देश का बंटवारा हुआ तो इन सब देश का बंटवारा भी एक तरीके से राष्ट्रीयता की भावना पर हो गया, ऐसा कह सकते हो आप। ये भी समझ सकते हो कि एक धर्म के नाम पर सब एकजुट हो गए, जिन्ना ने सबको एकजुट कर लिया धर्म के नाम पर, और जिन्ना ने सबको धर्म के नाम पर एकजुट कर लिया और एकजुट होकर वो अपना एक इलाका लेकर चले गए। तो वो राज्य भी था धर्म के नाम पर, राष्ट्र भी बन गया। तो वहां धर्म के नाम पर राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना। तो ये सब जितने भी राष्ट्र बने आज के समय में, ये सब इसी बात का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र की अवधारणा एक सांस्कृतिक अवधारणा है। पहले ये लिखो, फिर हम नेशन स्टेट, स्टेट नेशन बताते हैं। राष्ट्र लिखो, पहले हेडिंग लिखो, राष्ट्र, नेशन लिखो, राष्ट्र लिखो, राष्ट्र की अवधारणा लिखो। देखो, राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह धर्म, भाषा या संस्कृति, यह धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर, यह धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर संगठित लोगों के समूह को प्रकट करता है। यह धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर, यह धर्म, भाषा या संस्कृति इत्यादि के आधार पर संगठित लोगों के समूह, संगठित लोगों के समूह को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। संगठित लोगों के समूह को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। यह भावना राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है। यह भावना यानी धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सब से जुड़े होने की भावना, यह भावना राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है। इस प्रकार राष्ट्र राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर, इस प्रकार राष्ट्र
राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर, इस प्रकार राष्ट्र राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर संगठित लोगों का समूह है। संगठित लोगों का समूह है। कभी 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 यह राज्य की सीमाओं कभी कभी यह राज्य की सीमाओं के साथ अस्तित्व में नहीं रहता। कभी कभी यह राज्य की सीमाओं के साथ कभी कभी यह राज्य की सीमाओं के साथ अस्तित्व में नहीं रहता। कभी कभी यह राज्य की सीमाओं के साथ अस्तित्व में नहीं रहता। जैसे जैसे वर्तमान समय में जैसे वर्तमान समय में कुर्द जैसे वर्तमान समय में कुर्द इराक, ईरान, तुर्की में फैले हुए हैं। कुर्द इराक, ईरान, तुर्की में फैले हुए हैं। इसलिए उनका कोई राज्य तो नहीं है। इसलिए उनका कोई राज्य तो नहीं है, किंतु किंतु एक समूह भावना, राष्ट्रीयता की भावना, किंतु एक समूह भावना या राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर, एक समूह भावना या राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर वे दूर दूर क्षेत्रों में संगठित हैं। दूर दूर क्षेत्रों में संगठित हैं। दूर दूर क्षेत्रों में संगठित हैं। उनका यह भावनात्मक समूह या संगठन, उनका यह भावनात्मक समूह एक भावना के साथ जुड़े हैं कि हमारा भी कभी देश होगा। उनका यह भावनात्मक समूह राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र कहलाता है। अब एक बात और लिखो तो और स्पष्ट हो जाएगी ये बात। पैरा चेंज करके लिखो। इसी प्रकार 1948 से पहले, इसी प्रकार 1948 से पहले, इसी प्रकार 1948 से पहले ज्यूज इजरायली, जो आज इजरायली हैं ना, उनको ज्यूज कहते हैं। इसी प्रकार 1948 से पहले ज्यूज अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर राष्ट्र के रूप में संगठित थे। अलग अलग स्थानों में राष्ट्र के रूप में संगठित थे। किंतु 1948 के बाद
किंतु 1948 के बाद अब वे राष्ट्र के साथ एक राज्य के रूप में भी संगठित हो गए हैं। 1948 से वह एक राष्ट्र के साथ राज्य के रूप में भी संगठित हो गए हैं, क्योंकि 1948 में इजराइल जन्मा। राष्ट्र के रूप में भी संगठित हो गए हैं। अब देखो, हमने राज्य पढ़ा, राष्ट्र पढ़ा। अभी पढ़ने के बाद बीच में ही क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने इस नज़रिए से चीज़ों को सोचा, समझा, पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा गहराई में भी समझा देना चाहते हैं। हम तो चाहते तो 2-2 लाइन में बता के आगे निकल जाते। जीएस में यही करते हैं कि 2 लाइन में बताया, आगे निकल गए, क्योंकि इतनी गहराई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठोगे, उसे लगेगा अच्छा PSIR ऑप्शनल है, चलो बताओ फिर। तो जब PSIR ऑप्शनल है तो वो आपसे थोड़ा सा डेप्थ में भी चीज़ों को समझना चाहेगा, गहराई में भी चीज़ों को समझना चाहेगा। तो हमने जीएस में भी पढ़ाया है ये सारी बातें, लेकिन बस बहुत संक्षेप में पढ़ा देते हैं जितनी की वहाँ ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऑप्शनल में थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं चीज़ों को। तो अभी क्वेश्चन आंसर पहले ही ले लेंगे, क्योंकि चीज़ें जब टेक्निकल समझाएंगे तो बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो देखो, हमने राज्य पढ़ा, राष्ट्र पढ़ा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। नेशन स्टेट हमने जब बताया कि लोग इकट्ठे हुए, राज्य बनाए, राज्य बना करके फिर उन्होंने आगे गतिविधियों का संपादन किया, तो आज का जो हमारा स्वरूप उत्पन्न हुआ, आधुनिक राज्यों को, आधुनिक देशों को इस नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट कहते हैं क्योंकि आज जितने भी देश हैं उन सारे देशों में भावना भी प्रधान है। अमेरिका है तो वो अपने आप को अमेरिकी मानते हैं, फ्रांस है तो अपने आप को फ्रांसीसी नागरिक मानते हैं, फ्रेंच है। भारत है, हम किसी से कम नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। लेकिन अब इस डिस्कशन में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेट नेशन का। राज्य राष्ट्र का। तो राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र, ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तो अब देखते हैं, दोनों समझते हैं। देखो क्या होता है। देखो, हमने राष्ट्र के विषय में क्या बताया। हमने कहा राष्ट्र एक भावनात्मक जुड़ाव को अभिव्यक्त करता है। वो जुड़ाव धर्म के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार पर हो सकता है, लेकिन वो एक भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करता है, अनुभव करता है, और उस भावनात्मक जुड़ाव को ही हम लोग राष्ट्रीयता जैसी संकल्पना के नाम से पुकारते हैं। जब राज्य और राष्ट्र, लेकिन हमने साथ में ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे अवसर भी आते हैं जब लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं लेकिन उनका कोई अपना देश नहीं होता। जैसे कुर्द हैं, कुर्द का अपना कोई देश नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है कहने के लिए कि ये हमारा देश है, लेकिन चूंकि वो बड़ी अपनी भावना से मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं कि कभी ना कभी तो होगा, तो हम मानते हैं कि वो राष्ट्र के रूप में आज संगठित हैं। राज्य के रूप में नहीं है, राष्ट्र के रूप में है। हमने ये भी एग्जाम्पल दिया कि 1948 से पहले यही स्थिति इजरायली की थी, ज्यूज़ की थी। वो अलग अलग देशों में समूह के रूप में संगठित थे और ये मान के चलते थे कि कभी तो अपना देश होगा। तो हाँ, उनके लिए तो हो गया। 1948 का वो दिन आ गया जब उनका अपना देश हो गया और इजराइल उनका अपना देश बन गया। तो जब हम एक ऐसा राज्य बनाते हैं, हम एक ऐसा राज्य बनाते हैं जहां पूरे राज्य की, जहां पूरे राज्य की एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है, एक नेशनैलिटी होती है, एक कम्युनिटी होती है, तो
एक कम्युनिटी, एक आइडेंटिटी, एक नेशनैलिटी। तो जब इस तरीके से किसी राज्य की पहचान निर्मित होती है तो उसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का अर्थ क्या हो गया कि जब एक ही समुदाय के लोग मिलकर के देश बनाते हैं, वन कम्युनिटी, यानी एक जैसी संस्कृति होती है, एक जैसी संस्कृति होती है, तो राष्ट्र भी मौजूद होता है, राज्य भी मौजूद होता है, दोनों चीजें होती हैं। जैसे 1948 से पहले, जैसे 1948 से पहले इजराइल केवल नेशन था, स्टेट नहीं था। 1948 के बाद इजराइल नेशन स्टेट हो गया। 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर अलग हो गया, सारे लोग एक धर्म के नाम पर एकजुट हो गए, इसलिए पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी क्या है? वो इस्लामिक राष्ट्र है। तो एक आइडेंटिटी लेकर अलग हो गया, एक कम्युनिटी लेकर अलग हो गया, एक सांस्कृतिक पहचान लेकर अलग हो गया, एक राज्य बना लिया, तो उसे हमने कहा राष्ट्र राज्य हो गया, राष्ट्र राज्य हो गया। तो आधुनिक समय में वो सारे देश जिनकी अपनी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, राज्य के साथ साथ, राज्य तो है लेकिन उस राज्य के साथ एक आइडेंटिटी है, एक नेशनैलिटी है, उसे हम राष्ट्र राज्य के रूप में चिन्हित करते हैं। भारत को भी पहले राष्ट्र राज्य कहा जाता था, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, स्टेट नेशन। तो भारत को नेशन स्टेट से शिफ्ट करके स्टेट नेशन कहने लगे। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक भारत को भी नेशन स्टेट कहते थे। तो अब उसे स्टेट नेशन कहना ज़्यादा अच्छा समझने लगे हैं लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्र राज्य में समरूपता होती है, होमोजेनिटी होती है, समाज होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब या तो एक ही धर्म के लोग होंगे या तो एक ही भाषा के लोग होंगे। जैसे फ्रांस का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, फ्रेंच भाषा के आधार पर हुआ, तो वहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठे हो गए, फ्रांस निर्मित हो गया। तो फ्रांस क्या हो गया? समरूप समाज हो गया, समरूप समाज हो गया, क्योंकि फ्रेंच भाषा के आधार पर देश बना। पाकिस्तान समरूप समाज हो गया, होमोजीनियस समाज हो गया, क्योंकि इस्लाम धर्म के नाम पर बन गया। तो जहां होमोजेनिटी होती है, एक जैसा समाज, एक जैसा धर्म, एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, जब ये सब प्रयोग में लाई जाती है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्र राज्य। लेकिन इसका ठीक उल्टा, जहां हेट्रोजेनिटी हो, विषमता हो, यहां पर समाज में समरूपता होती है। या जब समाज में विषमता हो, विषमता का मतलब है विविध, अलग अलग, विविध भाषा हो, विविध धर्म हो, विविध संस्कृति हो, विविधता मौजूद हो, लेकिन उस विविधता में भी एक आइडेंटिटी हो, उस विविधता में भी एक आइडेंटिटी हो, एक पहचान हो, मिलकर एकजुटता हो, तो वो राष्ट्र के रूप में मिलकर एकजुटता हो, तो वो स्टेट नेशन कहलाता है। जैसे भारत, अब स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट आने के बाद भारत को हम लोग स्टेट नेशन कहने लगे हैं। जब शुरुआत में राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय हुआ आधुनिक समय में, तब तो स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो भारत को भी राष्ट्र राज्य ही कहते थे। लेकिन जब नया कॉन्सेप्ट आ गया स्टेट नेशन, तो स्टेट नेशन में अब भारत को स्टेट नेशन कहने लगे। क्यों? क्योंकि भारत का समाज समरूप समाज नहीं है। इस नेशन स्टेट ऐसे देशों के लिए प्रयोग करने लगे जहां समरूपता अधिक है। जैसे फ्रांस केवल फ्रेंच भाषा बोलने वाले, पाकिस्तान केवल इस्लाम धर्म के अनुयायी, जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सभी।
तो वो राष्ट्र राज्य के रूप में जन्म लेने लगे। और ऐसे समाज जहाँ विषमता अधिक है, जैसे भारत सर्वाधिक विषमताओं वाला देश है, लेकिन सर्वाधिक विषमताओं वाला होने के बावजूद भी राष्ट्रीयता की डोर में बंधा है। एक आइडेंटिटी है हमारी, और वो आइडेंटिटी है भारतीयता की आइडेंटिटी, क्योंकि हम सब भारत माँ की संतान हैं, ऐसा कहते हैं हम, ऐसी अभिव्यक्ति देते हैं हम, और ये अभिव्यक्ति हमें भारतीयता के सूत्र में बांध देती है। तो ऐसी दशा में भारत स्टेट नेशन के अंतर्गत अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रांस, पाकिस्तान जैसे देश, इजराइल जैसे देश राष्ट्र राज्य के अच्छे, नेशन स्टेट के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिखो। लिखने के बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, पहले लिखो। जहां समाज में समरूपता अधिक होती है, जहां समाज में समरूपता अधिक होती है, जहां समाज में समरूपता अधिक होती है, वहां राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर, राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर जब राज्य का गठन होता है, जब राज्य का गठन होता है, तब इसे राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट कहते हैं। तब इसे राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट कहते हैं। राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट कहते हैं। तब इसे राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट कहते हैं। इस ऐसे परिवेश में या ऐसी दशा में एक राज्य, एक पहचान, एक समुदाय या संस्कृति या राष्ट्रीयता, ऐसे परिवेश में एक राज्य, एक पहचान, एक राष्ट्रीयता या एक समुदाय या संस्कृति विद्यमान होती है, मौजूद होती है, विद्यमान होती है। जैसे इजराइल, फ्रांस में लिख लो ब्रैकेट में भाषा के आधार पर, पाकिस्तान ब्रैकेट में लिख लो धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, इत्यादि इत्यादि। अब लिखना स्टेट नेशन, स्टेट नेशन, स्टेट नेशन, राज्य राष्ट्र, राज्य राष्ट्र। लिखो, ये सर्वाधिक नवीन अवधारणा है, सबसे नई अवधारणा है, सबसे नया कॉन्सेप्ट है। यह सबसे नई अवधारणा है, सबसे नया कॉन्सेप्ट है। यह सबसे नई अवधारणा है, सबसे नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ
राज्य के अधीन, यहाँ राज्य के अधीन अनेक विविधता विद्यमान होती है। यहाँ राज्य के अधीन अनेक विविधता विद्यमान होती है। अनेक विविधता विद्यमान होती है। इस प्रकार यह विषमांगी समाज होता है या समरूप समाज नहीं होता। इस प्रकार यह समरूप समाज नहीं होता या विषमांगी समाज होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, लिखो। अर्थात यहाँ विविधता अधिक होती है। यहाँ विविधता अधिक होती है। यहाँ विविधता अधिक होती है। जैसे भारत का समाज विविधताओं वाला है। जैसे भारत का समाज विविधताओं वाला है। जैसे भारत का समाज विविधताओं वाला है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीयता की भावना से, इसके बावजूद भी राष्ट्रीयता की भावना से इसके बावजूद भी राष्ट्रीयता की भावना से बंधा हुआ है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीयता की भावना से बंधा हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना से बंधा हुआ है। इसीलिए भारत को राज्य राष्ट्र कहा जाने लगा है। क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं कहते थे, पहले तो नेशन स्टेट ही कहते थे। इसीलिए भारत को अब राज्य राष्ट्र कहा जाने लगा है, स्टेट नेशन कहा जाने लगा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, एक कॉन्सेप्ट देश का भी होता है। एक देश शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है ना, कंट्री, देश। बेसिकली कंट्री शब्द का जो उद्भव हुआ, ये प्रचलन में आ गया। बेसिकली कहाँ से, कब, कैसे प्रचलन में आया, ये कहना प्रारंभ से बड़ा कठिन रहा। लेकिन ये माना जाता है कि कॉन्ट्राटा लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। और जो कंट्राटा लैटिन शब्द है वो एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखता है। तो जब एक दूसरे के क्षेत्र को विरोधी के रूप में देखा जाने लगा, एक दूसरे के क्षेत्र को विरोधी के रूप में देखा जाने लगा, तो कहा जाने लगा ये हमारा क्षेत्र, ये तुम्हारा क्षेत्र, ये उनका क्षेत्र, ये दूसरे का क्षेत्र, हमारा नहीं, हमारा नहीं, ये तुम्हारा, ये हमारा नहीं। तो इस तरीके से जब भूभाग का अलगाव हुआ, भूभाग का सेपरेशन हुआ कि हम इस भावना के आधार पर हम किसी भूमि को, किसी भूभाग को हम इस आधार पर पहचानने लगे कि उस भूभाग पर वहीं के जो लोग हैं, वहीं के जो लोग हैं, किसी भूभाग को वहीं के लोग अपना कहते हैं ना। तो अब 1947 से पहले
1947 से पहले क्या भारत राज्य था? आज़ादी के पहले क्या भारत राज्य था? तो आप कहोगे सर नहीं था, क्योंकि भूभाग तो था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी ही, लेकिन संप्रभुता तो थी ही नहीं, अंग्रेजों का शासन था। तो भारत को राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। भारत गुलाम देश था, संप्रभुता नहीं थी, बाहरी शक्ति के अधीन था, तो भारत को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो भारत को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, तो भारत को क्या लिखते? तो भारत को देश लिखते थे। भारत एक देश है, एक कंट्री है। क्यों? क्योंकि राज्य की संकल्पना एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में ही तो पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा विषय पढ़ेंगे तब नहीं पढ़ेंगे राज्य की संकल्पना, तब स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। तो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में है, एक पॉलिटिकल अवधारणा के रूप में है। लेकिन जब राज्य की अवधारणा नहीं थी, ये तो नई अवधारणा है। हमने बताया 1928 में गार्नर ने सबसे अच्छी परिभाषा दी, 1933 के कन्वेंशन से उसको मान्यता दे दी गई। यूरोप में 15वीं 16वीं शताब्दी से राज्य का आधुनिक विचार, मैकियावेली पहला विचारक था जिसने राज्य को आधुनिक अर्थों में प्रयोग करना शुरू किया, इटली का विचारक था। तो ये तो आधुनिक कॉन्सेप्ट है। इसके पहले भी युगों पहले देश थे, देश का कॉन्सेप्ट तो था ही, देश का कॉन्सेप्ट तो था ही। तो देश की संकल्पना तो COUN, देश की संकल्पना तो पहले थी ही, COUN, देश की संकल्पना तो पहले थी ही। तो देश का कॉन्सेप्ट तो पहले ही था। तो देश के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कंट्री किसे कहते हैं? कंट्री का मतलब होता है, देश का मतलब होता है ऐसा भूभाग, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो वहीं के बसे हुए लोगों से बना हो, वहीं के बसे हुए लोगों से बना हो और दूसरे भूभाग को वहां से अलग करता हो। तो हम कहते हैं ये हमारा देश, वो तुम्हारा देश, ये उनका देश, ये इनका देश। तो इस तरीके, यानी एरिया ऑफ द लैंड विद इट्स ओन पीपल, अगर हम कहें कि एक ऐसा भूभाग जो वहीं के लोगों से मिलकर बना हो, उसको हम शुरू से देश कहते आए हैं। तो चूंकि वहीं के लोगों से मिलकर बना होता है, इसलिए वहीं स्थानीय लोगों से मिलकर बना होता है, इसलिए उन लोगों का उस देश के प्रति शुरू से एक अटैचमेंट तो होता ही है, एक लगाव तो होता ही है, एक देशीय भावना होती है ना, एक स्थानीय, कहते हैं ना, जैसे एक कहते हैं देशज शब्द, विदेशी शब्द, देशी संस्कृति, विदेशी संस्कृति, इस भाव से आप समझो। देशी संस्कृति यानी हमारी अपनी, विदेशी संस्कृति यानी दूसरे की। देशज शब्द यानी हमारे अपने शब्द, विदेशी शब्द यानी दूसरे के शब्द, दूसरी की संस्कृति। तो देश यानी अपना हिस्सा। तो एक अपनेपन की भावना रहती है उस हिस्से में, और वो भूभाग, ऐसे भूभाग को देश के रूप में जाना जाता रहा। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंट्री को डिफाइन करें, देश को डिफाइन करें, तो देश में लिखो चलो लिखो, देश किसी ऐसे निश्चित भूभाग को कहते हैं, देश किसी ऐसे निश्चित भूभाग को कहते हैं जो वहीं के लोगों से, जो वहीं के लोगों से मिलकर बना हो, जो वहीं के लोगों से मिलकर बना हो, जो वहीं के लोगों से मिलकर बना हो। यह सबसे प्राचीन अवधारणा है, यह सबसे प्राचीन अवधारणा है।
तो देश को हम लोग सबसे प्राचीन अवधारणा कहते रहे, फिर देश को हमने फिर आगे राज्य कहना शुरू किया। क्यों कहना शुरू किया? जब जैसे भारत देश तो था ही, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। जब संप्रभुता आ गई तो भारत को राज्य कहना शुरू कर दिया। राष्ट्रीयता की भावना जुड़ गई तो राष्ट्र राज्य कहना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने दिमाग लगाया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कि नहीं भाई, राष्ट्र राज्य तो उनके लिए कहना चाहिए जहां एक जैसी संस्कृति हो, समरूपता हो। भारत में तो विविधता है, फिर भी एकता के सूत्र में बंधे हैं, तो इन्हें राष्ट्र राज्य के बजाय राज्य राष्ट्र कहना शुरू कर दो। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, राज्य राष्ट्र कहने लगे। इस तरीके से देखो ये कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, चैट ऑन करते हैं और आपके पहले क्वेश्चन आंसर लेते हैं आज, और देखते हैं आप कितना समझ पाए जो मैंने समझाया। फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। चलो चैट ऑन हो गया। अब मुझे क्वेश्चन भेजो अपने, जो हम लोगों ने पढ़ा। जो बच्चे जीएस में भी रहे होंगे उनको भी मैंने पढ़ाया था राज्य राष्ट्र, लेकिन बहुत एक एक दो दो लाइन में, क्योंकि प्री में इतना ही पूछा जाता है, जीएस में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो हर चीज़ की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, एक अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। गोपाल कहते हैं PSIR की पहली क्लास है आज। अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, पिछली जो 2 क्लासेस हैं वो ऐप पर अपलोड हैं, फ्री अपलोड हैं, आप सुन लो, आपको एक अनुमान लग जाएगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज के कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई डाउट हो तो बताना। नामदेव का कहना है भारत के राज्यों को नेशन कहा जा सकता है। नहीं नहीं, वो तो प्रांत हैं, इसलिए शुरुआत में हमने प्रांत और राज्य बता दिया था, वो प्रांत हैं। विकास कहते हैं मजा आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। हाँ, ओरिजिनली कंट्री ही था पहले, कंट्री कंट्राटा से बना। फ्रेंच शब्द में इसको कंट्री कहते हैं, कंट्री कहते हैं। यू गायब होता है वहाँ, इसीलिए हमने पिछली परिभाषा में यहाँ पर कंट्री लिखना चाहते थे, कंट्राटा लिखना चाहते थे, तो यहाँ से भी यू गायब हो गया इसके लिखने के चक्कर में। तो कंट्री या कंट्राटा, ये सब कंट्राटा लैटिन शब्द है, कंट्री फ्रेंच शब्द है, इसी से बना कंट्री। तो एक भूभाग को, वहीं के बसे हुए लोगों के भूभाग के नाम से जाना जाने लगा। फेडरल स्टेट बताएंगे बताएंगे बताएंगे। ज्यूज, यहूदी धर्म सुना है कौसर? जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनको ज्यूज कहते हैं इंग्लिश में। देश और राज्य, अच्छा नहीं आ गया, क्लास नोट्स बनवा दीजिए। हाँ, मैं लिखा दे रहा हूँ। अब देखो जीएस में हम लोग जिस तरीके से पढ़ते थे वो पढ़ने का तरीका अलग है, क्योंकि वहाँ प्री और मेन दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। PSIR में तो ऐसा नहीं है, केवल मेन एग्जामिनेशन का हिस्सा है। तो मेन एग्जामिनेशन के हिस्से में हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समझाएंगे लिखाएंगे, ऐसा चलता रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। अश्विनी कहते हैं नेशन और नेशन स्टेट एक जैसा है क्या? नहीं बच्चे, देखो देखो एक बात, चलो आपने सवाल दिया है तो मैं अंतर कर दूं। नेशन और नेशन स्टेट आपने पूछा ना, तो अब देखो अंतर देखो। नेशन में एक समूह होना आवश्यक है, समूह के रूप में संगठित होते हैं, यही लिखाया है हमने, लिखा दिया है इसको, मैं आपको टुकड़ों में अब तोड़ के बता रहा हूँ। एक समूह के रूप में संगठित होते हैं। मेरी राइटिंग पर मत जाना, तेज लिख रहा हूँ, धीमे धीमे लिखूंगा तो सुंदर लिखूंगा। एक समूह के रूप में संगठित होते हैं। देखो धीमे भी लिख के दिखा रहा हूँ, ये मत सोचना मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लो मैंने धीरे धीरे लिख दिया। तो राष्ट्रीयता की भावना है तो समूह के रूप में संगठित होते हैं, राष्ट्रीयता की भावना से संगठित होते हैं, यानी राज्य का होना आवश्यक नहीं है, राज्य का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कुर्द, अभी हमने बताया, अच्छी राइटिंग में लिख दूं वरना आप सोचोगे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। तो जैसे, चूंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूं तो कभी कभी इसी तरीके से लिखता हूं। तो राज्य का होना आवश्यक नहीं है यहाँ पर। कुर्द जो नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट में इसीलिए नेशन स्टेट दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यहाँ राज्य का होना आवश्यक है
राज्य का होना आवश्यक है और राष्ट्रीयता के आधार पर समूह भी है, राष्ट्रीयता की भावना भी है, राष्ट्रीयता की भावना भी है। ऐसे एक और एग्जाम्पल से समझो, 1948 से पहले जो यहूदी लोग थे वो राष्ट्र थे, या इजरायली लोग थे ना, वो राष्ट्र थे, लेकिन 1948 के बाद वो राष्ट्र राज्य हैं। समझ में आया? किस बच्चे ने पूछा था, मैं समझ में आया? तो राज्य और राष्ट्र अलग अलग होता है। कंट्री और नेशन में अंतर। दीपक देखो, कंट्री में राष्ट्रीयता की भावना नहीं बताई हमने कहा एक अपनापन है, कैसा है पता नहीं, और ये अपनापन कभी कभी नहीं भी होता। जैसे भारत पहले जब राजा, बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते थे, तो हम लोग जानते हैं कि अपने ही भारत को खराब करने के लिए बहुत सारे, भारत देश था तो देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे कि बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया कि ऐसा है, ये राजा मेरा दुश्मन है तो मेरा साथ दो, इसको मार के भगाते हैं, हम तुम राज करते हैं। तो ऐसी कोई भावना नहीं थी वहां पर एक होने की, एकजुट रहने की, राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी, लेकिन तब भी भारत देश था, तब भी भारत देश था। तो कंट्री और नेशन में ये अंतर होता है। इतने विस्तार से पहले क्यों नहीं पढ़ाया सर? मुनीश कहते हैं बेटा जरूरत नहीं थी जहां जितनी जरूरत होगी तभी तो देंगे। जब फीवर 106 डिग्री 104 डिग्री हो जाएगा तभी तो पैरासिटामॉल खिलाएंगे दिन में 4 बार, वरना क्यों खिलाएंगे? खालिस्तानी राष्ट्रवाद क्या है? अरे वो अलग है, चलो भी बता देंगे। आपने सवाल पूछा स्मित, तो उस समय फीवर 104 नहीं था, इसलिए इतनी लंबी डोज नहीं दी मैंने, पैरासिटामॉल की इतनी डोज नहीं खिलाई। लेकिन अब फीवर 104 डिग्री है क्योंकि PSIR ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो फिर हमें उसी के हिसाब से डोज लेनी पड़ेगी। क्रिश्चियन इजरायली नहीं आते बच्चे, वो ईसाई होते हैं, ईसाई होते हैं। देखो हैं सब एक ही संतान, एक अब्राहम थे, अब्राहम की ही संतानें थीं, 3 संतानें थीं। एक संतान बन गई, एक संतान ने शुरू किया ईसाई धर्म, एक संतान ने शुरू किया यहूदी धर्म, एक संतान ने शुरू किया इस्लाम धर्म। तो अब्राहम की ही 3 संतानें, एक संतान ने ईसाई धर्म की शुरुआत कर दी, एक ने यहूदी धर्म की शुरुआत कर दी, एक ने इस्लाम धर्म की शुरुआत कर दी। तो सब अलग अलग है। खुशी कहते हैं प्रिंटेड नोट्स मिलेगा क्या PDF फॉर्म में? हाँ हाँ, जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपना जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराएगा, लेकिन वो इंस्टीट्यूट तो देगा ही, हम लोगों की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से तो दिया ही जाएगा। लेकिन चूँकि देखो एक फैकल्टी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको एक समग्र मटेरियल दें, एक कंप्लीट मटेरियल दें, और कुछ मटेरियल से सप्लीमेंट भी कराएं। तो जो इंस्टीट्यूट मटेरियल देगा वो सप्लीमेंट्री होगा आपके लिए। जो पहला और प्राइमरी मटेरियल है, फोकस मटेरियल है, वो आपके सामने खड़ा है, मैं हूँ और मेरा लेक्चर है, मैं जो पढ़ाऊँगा। इसीलिए देखो, जब मैंने, जो बच्चे प्री में रहे होंगे GS में, तो मैंने बस एक एक लाइन में इन चीज़ों को लिखा दिया क्योंकि वहाँ उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में आपसे कोई डिस्कशन भी किया जा सकता है इस बात को लेकर के, तो आपके पास एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने देखो बहुत डिटेल में एक एक बात आपको लिखा भी दी। ऐसे ही हर चीज़ पढ़ाते रहेंगे, हर चीज़ आपको लिखाते रहेंगे। ये सभी एक ही स्लाइड पर बता दें। प्रवेश कहते हैं हाँ, ये आपने अच्छा ऑप्शन दिया, चलो चलो, ये आपने अच्छा ऑप्शन दिया। मैं इन सबको एक स्लाइड पर लाता हूँ।
ठीक कहा आपने, स्टेट नेशन, एग्रीड, आपकी बात मैंने मान ली। नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, कंट्री, यही पढ़ा ना, इतनी चीजें पढ़ी। राज्य, राष्ट्र, राष्ट्र राज्य, राज्य राष्ट्र, देश। चलो, आपने कहा कि इन सबको एक स्लाइड पर लाते हैं, एक स्लाइड पे ला दीजिए, तो एक स्लाइड पे ला देता हूं मैं इन सबको, ठीक है। देखो, अब इन सबको मैं एक स्लाइड पर लेकर आया हूं, तो अब इन एक स्लाइड पर देखो, राज्य क्या है? राज्य एक भूभाग है, एक भूभाग है। इस भूभाग में लोग रहते हैं, लोगों के लिए एक सरकार होती है और सरकार के पास निर्णय की संप्रभुता होती है, निर्णय की संप्रभु शक्ति होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है, इसे राज्य कहते हैं। ठीक है, सतीश ने लिखा आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। अरे ऐसा नहीं है बच्चे, ये वाला कमेंट आ गया, अब वो वाला कमेंट भेजो जो मैंने नहीं देखा था, क्योंकि चैट आगे से शिफ्ट होने लगती है। किसी बच्चे ने लिखा कैसा पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, जो ना समझ में आया हो पूछो, जो ना समझ में आ रहा हो पूछो। अर्चना ने पूछा है, हाँ चलो अर्चना पूछो, क्या बात है, क्या क्या पूछना चाहती हो, पूछो बच्चे। कोई पूछने में संकोच मत करो, यहाँ संकोच कर जाओगे तो आगे नुकसान उठाओगे। मैं तो इसीलिए आपके सवालों का खूब स्वागत करता हूँ। देखो, आधे घंटे पहले ही मैंने कह दिया, जैसे मैंने पढ़ाया मैं वैसे मेरा जो रूटीन है वो है अंतिम 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर लेने वाला। लेकिन जब टॉपिक टेक्निकल होता है तो मैं ये रूल फॉलो नहीं करता, तब मैं टेक्निकल टॉपिक पढ़ाया फिर क्वेश्चन आंसर लिया, फिर पढ़ाया फिर क्वेश्चन आंसर लिया। तो इस तरीके से, क्यों? क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ये जरूरी हो। तो अर्चना क्वेश्चन पूछना, तब मैं क्वेश्चन ले लूँगा। और सतीश आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना। सतीश ने पूछा है नेशन एक बार रिपीट कर दो। हाँ, सब रिपीट करने जा रहे हैं इस स्लाइड पर। सतीश सब रिपीट होगा। अर्चना कहते हैं सब्सक्रिप्शन लिए हो आप लोग। अरे मुझसे सवाल पूछो बच्चे, अर्चना मुझसे सवाल पूछो, जो सवाल आपको पूछना था, जो आप कह रहे थे वो आप मुझसे पूछो। राष्ट्र, राष्ट्र तो नेशन ना, राष्ट्र क्या है? राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित समूह। राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित समूह, ये समूह है, ये कोई देश नहीं है, ये कोई भूभाग नहीं है, नहीं है, समूह है। समूह को राष्ट्र कहते हैं, कॉन्सेप्ट के तौर पर, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट है राष्ट्रीयता की भावना, या दूसरे तरीके से समझाते हैं, ऐसे मत समझो इस पे, जिससे कि ज़्यादा क्लैरिटी आवे, क्योंकि कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक समरूप, समरूप समझ रहे हो, समान, एक समरूप समाज में, एक समरूप समाज में राष्ट्रीयता की भावना पर निर्मित राज्य, राज्य, राष्ट्रीयता की भावना पर निर्मित राज्य, एक समरूप समाज में, एक जैसे समाज में।
स्टेट नेशन क्या है? एक विविधता युक्त समाज में राष्ट्रीयता की भावना पर निर्मित राज्य। ये हो गया राज्य राष्ट्र। राज्य राष्ट्र। अब आते हैं कंट्री, देश। देश कहते हैं एक ऐसा भूभाग जहां वहीं के लोग बसे हों। अब देखो, यहां ना सरकार है ना संप्रभुता है। देखो, यहां ना सरकार की मैं बात कर रहा हूं ना संप्रभुता की बात कर रहा हूं। देश में ना हमने सरकार की बात की ना संप्रभुता की बात की, केवल लोगों और भूभाग की बात की हमने। और कभी कभी निर्जन क्षेत्र को भी देश की संज्ञा के नाम से पुकार लिया जाता है। किसी देश का भाग बना लेते हैं, किसी देश का हिस्सा मान लेते हैं, किसी निर्जन क्षेत्र को भी किसी देश का हिस्सा मान लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं। तो वो केवल एक भूभाग है, यानी एक तरीके से समझ लो कि भौगोलिक है। ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। राज्य राजनीतिक अभिव्यक्ति है। अब इसको देखो, एक और जो राज्य है ये राजनीतिक अभिव्यक्ति है, या राजनीतिक अवधारणा समझ लो, राजनीतिक अभिव्यक्ति कह लो, कि राजनीतिक रूप से यह संकल्पना निर्मित की गई है। राजनीतिक रूप से जो देश की संकल्पना है वो भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यानी भौगोलिक रूप से यह अवधारणा निर्मित की गई है। हम भौगोलिक रूप से जब एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हैं, भौगोलिक रूप से जब एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हैं तो कहते हैं ये हमारा देश, ये तुम्हारा देश। भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर। जब राजनीतिक आधार पर हम एक दूसरे हिस्से को अलग करते हैं तो राज्य कह देते हैं। जो राष्ट्र है ये सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, या भावनात्मक कह लो, सांस्कृतिक या भावनात्मक कह लो। और जो राज्य और राष्ट्र है इसमें सांस्कृतिक और भावनात्मक दोनों अभिव्यक्तियों का मिश्रण है। इसमें राजनीतिक प्लस सांस्कृतिक या भावनात्मक दोनों अभिव्यक्ति है। अब देखो और क्लैरिटी आ गई। चलो अच्छा किया तुमने पूछ लिया कि सर एक पीपीटी पर लिख दें, एक स्लाइड पर लिख दें। मैंने एक स्लाइड पर लिख दिया। अब बचाओ बच्चे, समझ में आया? अब क्लियर हुआ? पिट्टू कहते हैं कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। डेली नोट्स मिलेगा ना? आपने लिखा मिलेगा, फिर आपने लिखा ना। अब मैं क्या मानूं राहुल, कि आपको दूं या ना दूं? वैसे चिंता मत करो, मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछना चाह रहे हो। नोट्स मैं तो लिखा ही रहा हूं ना, जितना लिखा रहा हूं वो बहुत सफिशिएंट होगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। चलो, जिस बच्चे ने पूछा था ये चारों को, सभी को एक स्लाइड पर लिख दें, मैंने लिख दिया। बच्चे देखो अब क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ऑप्शनल बैच में भी जीएस जैसा मिलता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो। पहले भी समझ में आ गया था हमें। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान के इतिहास में क्या पढ़ाता होगा? पाकिस्तान सबको केवल आतंकी बनना पढ़ाता है कि AK-47 उठाओ और सबको मारो, यही पढ़ाता है। वो पढ़ाता कहाँ है सबको?
वो तो बस उटपटांग चीज़ें पढ़ाता है। वो तो अपने इतिहास में न तो गांधी जी को पढ़ाता है, न तो सरदार भगत सिंह को पढ़ाता है, न तो चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ाता है, न तो सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाता है। वो तो अपने इतिहास में इन लोगों को पढ़ाता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि बस वो केवल यही पढ़ाता है कि बंदूक उठाओ और सबको मारो। तो अजीब सा इतिहास है उसका, अजीब सा उसका अध्ययन का तरीका है। वो न जाने क्या पढ़ाता है और कैसे पढ़ाता है। इसीलिए पढ़ाता कम है, कट्टरपंथी ज़्यादा पैदा करता है स्कूलों में। क्योंकि जब हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को बहुत मजबूती के साथ पढ़ाते हैं तो फिर हमारा व्यक्तित्व बहुत सकारात्मक तरीके से उभर कर सामने आता है। अमेरिका अब्राहम, हाँ, जहाँ भी ईसाई हैं वो सब अब्राहम की संतानें हैं। स्टेट नेशन में देखो, चूंकि भारत में सबसे ज़्यादा विविधता है, इसलिए भारत को स्टेट नेशन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल मानते हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में देखो तो अब ज़्यादातर देशों में विविधता उत्पन्न होने लगी है। जैसे अमेरिका में भी विविधता बहुत ज़्यादा है। गोरे और काले नस्ल के लोग, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस आधार पर हमें अमेरिका को भी स्टेट नेशन कहना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को नहीं मानते। वो कहते नहीं, मैं नेशन स्टेट हूँ। तो जहाँ जहाँ विविधता ज़्यादा हो जाएगी, उस विविधता वाले हिस्से को हम स्टेट नेशन कह सकते हैं। स्टेट नेशन एक नई अवधारणा है, नया कॉन्सेप्ट है, 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसलिए वो अपने लिए बिल्कुल अलग है। हाँ, पाकिस्तान 1947 के बाद बना है, इसलिए AK 47 वाला देश। बिल्कुल ठीक। राजन का कहना है हमारे इतिहास में कुछ अवधारणात्मक को भी कुछ अवधारणाओं को मिटा दिया गया है। हाँ देखो, इतिहास लेखन में त्रुटियां हुई हैं। हमारा इतिहास हमें लिखना चाहिए था, लेकिन हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और अंग्रेजों के लिखे इतिहास को हमने सच मान लिया। जबकि अंग्रेज हमारे लिए सच कैसे लिखेंगे? वो तो हमें अछूत मानते थे। जिन सड़कों पर वो चलते थे, हमको चलने की आज़ादी नहीं थी। जिस होटल में वो खाना खाते थे, उस होटल में खाने की आज़ादी नहीं थी। जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे, वहाँ हम जा कर के लाइब्रेरी में पढ़ नहीं सकते थे। जिस इलाके में वो रहते थे, सिविल लाइंस में, उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमारा इतिहास लिखा। वही इतिहास हम रुचि ले लेके पढ़ते हैं तो गलत करते हैं ना। क्योंकि वो तो जिसने इस नज़रिए से हमारे यहाँ शासन किया हो, इस नज़रिए से, क्या वो हमारे इतिहास को अच्छा लिखेगा? एक बड़ी सामान्य मस्तिष्क वाली समझ है, ये सामान्य सोच वाली बात है, कदापि नहीं लिखेगा। तो इतिहास के लेखन में त्रुटियां तो हैं ही। व्हाइट PPT पर पढ़ाइए, शिवम कहते हैं। अच्छा चलो, मैं मैसेज कर दूंगा। एक्चुअली यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है IIT, नीट, PMT, इन सब से लेकर के और IAS तक का। तो इंडिपेंडेंस के पहले भारत नेशन नहीं था। नहीं बच्चे, भारत एक नेशन के रूप में नहीं था। नेशन के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के समय विकसित होना शुरू हुआ। जब हमारे मन में ये भावना आनी शुरू हुई, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शोषण करना शुरू किया, अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति पाने की तड़प पैदा होने लगी हम में, तब हम नेशन के रूप में इकट्ठे होने लगे। इसके पहले हम नेशन के रूप में नहीं थे, क्योंकि नेशन एक राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित समूह है। पहले तो राष्ट्रीयता थी ही नहीं हम में। पहले तो हम अंग्रेजों से कहते थे कि हमारे साथ मिल जाओ, पड़ोसी वाले राजा को मार के भगा दो। तो ऐसी भावना थी ही नहीं। पुराने राजा थे ना, जयचंद थे, वो आप जानते हैं, अब इतिहास क्या बताएं आपको। तो पहले एक समूह में राष्ट्रीयता की भावना को लेकर समूहबद्ध रहने का विचार बहुत कमजोर था। भारत के बाहर रह रहे लोगों को इंडियन नेशन बोल सकते हैं। अब आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अब भारत अपने आप में एक राज्य है। हम कुर्द लोगों को इसलिए अलग अलग समूहों में राष्ट्र कहते हैं क्योंकि उनका कोई अपना देश नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं। अब तो भारत का अपना देश है, हमारा प्यारा भारत देश है।
तो जो भारत के बाहर लोग रहते हैं उनको NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। अब उनको राष्ट्र के रूप में नहीं कहते, हालांकि उनकी राष्ट्रीयता की भावना है, लेकिन अब चूंकि हमारा अपना राष्ट्र है तो इसलिए इस नाम से उन्हें संबोधित नहीं करते हम। इसमें GS की पॉलिटी कवर हो जाएगी अंकिता। हाँ बच्चे, मेन एग्जामिनेशन का पॉलिटी का हिस्सा कवर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। काफी कुछ प्री भी कवर हो जाएगा, मेन एग्जामिनेशन का 100% कवर हो जाएगा। नेशनैलिटी का मतलब क्या है? अच्छा देखो, राष्ट्रीयता का मतलब होता है एक किसी भी भाषा, संस्कृति, धर्म, किसी भी आधार पर समूहबद्ध होना, एकजुट होना, इसे राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। चलो यहां पर यह भी लिख देता हूं, हमने लिखा है राष्ट्रीयता की भावना में। पहले देखो राष्ट्रीयता की भावना कहाँ मैंने लिखा है, नहीं लिखा है अभी। राष्ट्र कहाँ गया? ये है राष्ट्रीयता की भावना ना। तो राष्ट्रीयता की भावना का मतलब है धर्म, भाषा या संस्कृति इत्यादि आधारों पर समूहबद्ध होना, समूह में बंधना। जो भावना है राष्ट्रीयता की भावना का मतलब, हम अपने आप को धर्म के नाम पर एक राष्ट्र समझें, हम अपने आप को भाषा के नाम पर एक राष्ट्र समझें, हम अपने आप को किसी संस्कृति के नाम पर राष्ट्र समझें और समूह, एक समूह बनाएं, तो वो राष्ट्रीयता की भावना होती है। ठीक है, क्लियर हो गया अब तो सारी चीजें? तो देखो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके बाद अभी छोटे छोटे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे जब हमने इनके बारे में पढ़ा तो हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई देखो भारत में भारत को उपनिवेश कहते थे। जब उपनिवेश का नाम लेते हैं तो उत्तर उपनिवेश, पोस्ट कॉलोनियल, नव उपनिवेश, न्यू कॉलोनियम, न्यू कॉलोनियल, इस तरीके का भी शब्द प्रयोग किया जाता है। तृतीय विश्व के देश, तीसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश, ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, पहली दुनिया के देश कौन से हैं, दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं, तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं, क्यों ये नाम दिए जाते हैं, उपनिवेश क्या है ना, ये सारी बातें। फिर पूंजीवादी देश क्या हैं, समाजवादी देश क्या हैं, साम्यवादी देश क्या हैं, तो पहले ये सब समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज का समय लगभग समापन की ओर है, तो हम लोग ये सारी चर्चा कल करेंगे। आमिर कहते हैं भारत में भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, तो राज्य को नहीं, राज्य को तो राष्ट्र नहीं कह सकते, वो तो प्रांत हैं बच्चे, उसको तो प्रांत कहते हैं। हमने पहले ही कह दिया कि प्रांत अलग है, भारत एक यूनिट है और वो सब उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, तो वो प्रांत हैं। भारत को एक फूल समझ लो और सारे प्रांतों को उस फूल की पंखुड़ियां समझ लो। भारत को एक गुलाब का फूल समझ लो, कमल का फूल समझ लो, और बाकी सारे प्रांतों को उन सारे प्रांतों को उसकी पंखुड़ियां समझ लो। सारी पंखुड़ियां एक होती हैं तभी फूल खूबसूरत दिखता है। तो वो प्रांत हैं, उनको राष्ट्र के रूप में नहीं कंसीडर करते। ठीक है, राष्ट्रीयता का आधार यही है, धर्म, भाषा, संस्कृति, यही सारे राष्ट्रीयता के आधार हैं। तो हाँ, हम की भावना है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंकिता, कि जहां हम की भावना आ जाती है यानी समूह की भावना आ जाती है। बिल्कुल ठीक, आपने समूह के शब्द को आपने हम की भावना लिखा है, बिल्कुल सही आपने अभिव्यक्ति दी है कि जहां हम की भावना आती है वो राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट कर देता है। तो चलो फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि समय कंप्लीट हो गया है और होने वाला है। कल हम लोग फिर इसी तरीके से छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
और 1-2 दिनों में इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर हम लोग एक टॉपिक पर पढ़ने आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।